अभिवादन स्वीकार करिए अपने इस दोस्त रसल रघुवंशी का रविवार की इस चर्चा में। आज का हमारा विषय है शक्ति, सत्ता, संघर्ष व संतुलन। ये जो हमारे 4 शब्द हैं यह बहुत ही मायने रखते हैं हमारे जीवन में भी, शासन में भी और सत्ता में भी। जैसा कि हम शक्ति प्राप्त करने के लिए, लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, वह विभिन्न माध्यमों से, चाहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुनाव या फिर दूसरी व्यवस्थाएं, चाहे जैसा कि माओ ने कहा था कि जो सत्ता है वह बंदूक की नली से निकलती है, पावर कम्स फ्रॉम बैरल। इस प्रकार से जब लोग सत्ता स्थापित कर ले जाते हैं तो उसके बाद कहीं न कहीं इस प्रकार की बातें आने लगती है कि लोग अपनी सत्ता को बचाने की लगातार संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष के दौरान वो कुछ ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं, ऐसे बहुत सारे कुकृत्य करते हैं, या फिर सत्ता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अनर्गल या अनैतिक कार्य करते हैं कि उनकी सत्ता का संतुलन जो होता है वह गड़बड़ा जाता है। और जिन लोगों के लिए वह शासक बनकर के लिए सत्ता में स्थापित हुए होते हैं, उन लोगों का जो कल्याण उनके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, वह कहीं न कहीं उनके अपने सत्ता में चिपके रहने के लिए, अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए वह लगातार संघर्ष करते हैं और वही उनका मूल उद्देश्य हो जाता है। यह जो एक व्यवस्था है यह आज से नहीं, यह आदिकाल से, अनंत काल से, जब तक मनुष्य ने एक बौद्धिक जीवन के रूप में, एक होमो सेपियंस मानव के रूप में अपना अस्तित्व प्राप्त किया, तब से यह प्रक्रिया अनवरत चलती आ रही है। व्यक्ति बदले हैं, चेहरे बदले हैं, लेकिन सत्ता के प्रति लोगों का मोह आज तक बदस्तूर वैसा ही जारी है जैसा कि मानव उद्भव या मानव विकास की प्रक्रिया के प्रारंभ से जारी हो। चाहे वह आताताई आक्रांता रहे हों, चाहे तानाशाही प्रवृत्ति के और स्वयं को आगे रखकर बाकी देश को पीछे रखने वाले बहुत सारे शासक रहे हों, वह प्रक्रिया आज भी विश्व में फैली हुई है। चाहे हम बात करें म्यांमार की, जहां पर 1 फरवरी 2021 की जब सुबह जनता उठती है तो अपने देश में एक नया परिवर्तन पाती है। वहां इस प्रकार से तख्ता पलट किया जाता है। डेमोक्रेसी की संरक्षक, डेमोक्रेसी के लिए लगातार डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष कर रही आंग सान सू की को एक झटके में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। और एक ऐसी पार्टी जिसने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में और अपने देश द्वारा चुने गए लोगों के माध्यम से 80% ज़्यादा सीटें वो अपने संसद में प्राप्त करती हैं, उन्हें कहीं न कहीं सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और उनका आरोप क्या लगाए जाते हैं? उन पर आरोप यह लगाए जाते हैं कि आपने अवैध तरीके से वाकी टाकी का प्रयोग किया। कोई एक भ्रष्टाचार का केस उनके सामने साबित करने की स्थिति में नहीं रहता है वहाँ का सैन्य शासन। तो सैन्य शासक जो होता है वह अपने खुद के हित में, जहाँ पर एक नई डेमोक्रेसी 2015 से अभी जस्ट जन्म ही ले रही थी, अभी नवनिहाल या नवजात शिशु की तरह किलकारियाँ ही मार रही होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार के जो खेल होते हैं ये पूरी दुनिया में चल रहे हैं, अनवरत रूप से चल रहे हैं। और इस प्रकार से लोग अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, अपने लोगों के हित के लिए सत्ता में काबिज रहते हैं, जिससे कि जनता परेशान होती है। जनता के जीवन में तरह तरह की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ बढ़ती ही रहती हैं। एक और उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, एलेक्स नावल्नी, शायद नाम आपने सुना होगा। एक ऐसा सूरमा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के महाराजा हैं, सम्राट है, अपने आप को समझते हैं, उनको इस प्रकार से उसने चैलेंज किया है कि उनकी सत्ता की चूल्हे हिला के रख दी है। क्या सत्य होता है, क्या अहिंसा होती है, और सत्य अहिंसा के विरुद्ध लड़ने का क्या साहस है। यदि आप वर्तमान समकालीन दुनिया में देखना चाहते हैं तो एलेक्स नावल्नी में देख सकते हैं। उनके ऊपर नोविचोक नामक जहर से अटैक किया गया, उनके शरीर में इंजेक्ट करवाया गया, जिसकी वजह से वह कोमा में चले गए। और जर्मनी से इलाज करवा करके वह दोबारा उसी साहस, उसी जोश और खरोश के साथ अपने देश में जब आते हैं तो आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गलत सही उल्टे सीधे मुकदमों में फंसा करके उन्हें 2 साल 8 महीने की सज़ा या कारावास में भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ की जनता उबाल पर है। वहाँ की जनता व्लादिमीर पुतिन के उस दूर तक फैले हुए उस ऐशगाह और उस विलासितापूर्ण जीवन के विरुद्ध लड़ना चाह रही है। आज रूस की जो
प्रति व्यक्ति आय है वह लगातार गिर रही है, वह लगातार कम हो रही है। और वहाँ पर जो मंदी तेज़ी से बढ़ रही है, कोरोना से इतना ज़्यादा वहाँ का देश प्रभावित रहा, लेकिन उसके बाद भी व्लादिमीर पुतिन कहीं भी अपनी पराजय, अपनी कमजोरी प्रदर्शित करने के किसी भी मूड में नहीं है। और आज भी जनता के ऊपर लगातार अनर्गल रोप आरोप और अतिक्रमणवादी नीतियों के बल पर आज भी वो सत्ता में काबिज हैं। यह सब बताने के पीछे मेरा जो सबसे बड़ा मकसद यह है कि आप लोग अपने डेमोक्रेसी के बारे में, अपने लोकतंत्र के बारे में समझने का प्रयास करिए कि जो हमें आज़ादी मिली है, जो हमें राइट टू एक्सप्रेशन मिला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, उसको आप किसी के प्रति ऐसे ही न बर्बाद होने दें, किसी की चाटुकारिता में, किसी की चापलूसी में। उसमें सही बात को सामने रखें, गलत बात का विरोध करने का साहस अपने आप के अंदर होना चाहिए। यही स्थिति यदि मैं वैश्विक स्तर पर आपके सामने रखूं कि तुर्की जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री का खलीफा घोषित करने पर आतुर है, लेकिन जब उसकी बात आती है मुस्लिम हित की, उइगर हित की बात जब आती है, तो उइगर मुसलमानों की जो दुर्गति, जो नृशंस हत्याएं, मानवाधिकारों का हनन, वहाँ की उइगर महिलाओं के साथ जो बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर उसकी शांति, उसकी चुप्पी क्या जवाब देती है, क्या बताती है कि चीन के सामने जिस प्रकार से तुर्की ने घुटने टेक दिए हैं, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं और खुद को इस्लामिक देशों का अग्रदूत बताते हैं, मसीहा बनाते हैं, तो इस प्रकार की जो ये दोगलीपन की राजनीति है, इससे को आपको समझना होगा। कि वैसे जो हमारे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, उन्हें भी जानना हो चाहिए कि किस प्रकार से उइगुरों के साथ, वीगरों के साथ वहाँ पर अत्याचार, 1.5 करोड़ से ज़्यादा उइगर मुसलमानों को एक ओपन जेल में रखा जा रहा है। उनके रिहेबिलिटेशन के नाम पर, उनके स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जिस प्रकार से उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, क्या उन्हें यह बात नहीं समझनी चाहिए कि तुर्की जैसा देश, ईरान जैसा देश और पाकिस्तान जैसा देश जो अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझता है, वह उस चीन के सामने घुटने टेक देता है। वह अपने बंदरगाह को उनके लिए खोल देता है कि आओ मेरे बंदरगाहों में अपनी सेना भी रख सकते हो, अपने सैन्य साधन भी रख सकते हो, अपने सामान भी रख सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ जो वही चीन उन्हीं के कौम के लोगों को, उन्हीं के धर्म के लोगों को प्रताड़ित करता है, तो बोलने का साहस नहीं होता है। और इसी प्रकार पूरी दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं। और इन बातों को आपको समझना होगा कि दुनिया में कहीं भी अन्याय होता है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, यदि विश्व में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ अत्याचार हो रहा है, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। हमें इन बातों को भूल जाना होगा कि यह घटना कहाँ हो रही है, किस काल में हो रही है, किस परिस्थिति में हो रही है, या किस भौगोलिक क्षेत्र में हो रही है। यदि वह अनर्थ है तो उस अनर्थ के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे देश में यदि हम किसान आंदोलन की बात करें, तो यहाँ पर भी इस प्रकार की सरकार का जो हमारा रुख है, हमारी सरकार का, वो कहीं न कहीं ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा आक्रामक होता जा रहा है। जिस प्रकार से अपने देश के ही किसानों के सामने बाड़ लगाई जा रही है, कीलें लगाई जा रही हैं और उनको इस प्रकार से सेपरेट करने का किया जा रहा है, उनके विरुद्ध इस प्रकार के खालिस्तानी, पाकिस्तानी सपोर्ट होने का एजेंडा फैलाया जा रहा है, तो इसकी गूंज पूरे विश्व में जाती है। हम ऐसे कार्य क्यों करते हैं कि हमारे देश के लोगों पर ही सवाल उठने लगते हैं। ऐसी शक्तियां को या ऐसे व्यक्तियों को बोलने का मौका मिल जाता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, चाहे वो रेहाना हो, चाहे मियाँ खलीफा हों, या ग्रेटा थनबर्ग जैसी हस्तियाँ हों, या फिर अन्य कोई व्यक्ति हो। यदि हम अपने देश में, अपने लोगों में इस प्रकार के लूप होल्स डेवलप करेंगे, गैप ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे, तो वह इसका लाभ उठाएंगे। जिस प्रकार से मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से चाइना की आलोचना करता हूँ, रूस की आलोचना की आज के वीडियो में किया, म्यांमार के वीडियो की घटनाओं की मैंने आलोचना की, उसी प्रकार से यदि हम मौका देंगे तो विश्व के दूसरे देश भी हमारे देश में होने वाली परिस्थितियों की स्थितियों पर सवाल खड़ा करेंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है, वहाँ पर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वह कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को हनन करती हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं हैं। यदि मैं सरकार को डिसाइड कर लेना चाहिए, एक नैरेटिव सेट नहीं लोगों को करना चाहिए। यदि वो खालिस्तानी हैं, यदि वो पाकिस्तानी हैं,
और इन लोगों को विदेशी गैर कानूनी तरीके से फंडिंग प्राप्त हो रही है तो उसको डिस्क्लोज करिए, उसको एक्सपोज करिए और ऐसे देशद्रोहियों को ऐसी सज़ा दिलवाइए कि उनकी हिम्मत ही भी ना हो बाकी लोगों की इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हों। लेकिन यदि वो सही हैं, उनकी मांगें सही हैं और उनका चलने का रास्ता डेमोक्रेटिक है, सही है, तो आप उनसे वार्ता करिए और किसी भी बात को लेकर के उनकी बातें आपको सही लग रही हैं तो उसे अपनी नाक का विषय न बनाइए। उसके लिए चाहे कृषि कानून वापस लेना पड़े या उसमें संशोधन करना पड़े। यदि हमारे देश के नागरिक हैं तो उनका यह एक नागरिक रूप होने का अधिकार प्राप्त उनको है कि उस डेमोक्रेसी में आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि आंदोलन जो होते हैं, जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, वह डेमोक्रेसी की खूबसूरती होते हैं, डेमोक्रेसी को आगे ले जाते हैं, एक स्वस्थ संवाद को स्थापित करते हैं और देश में जिसे हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहते हैं उस प्रकार की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में हमारे देश के माध्यम से जानी चाहिए। क्योंकि एक तरफ कम्युनिस्ट राष्ट्र चीन है, दूसरी तरफ सैनिक शासन द्वारा हमारे दोनों तरफ पड़ोसी देशों का शासन है, चाहे वर्तमान में अभी हाल ही में म्यांमार में शासन हुआ हो या कठपुतली की डेमोक्रेसी पाकिस्तान में हो। तो हमें अपनी डेमोक्रेसी के माध्यम से हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे देश के नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है, इस देश के नेताओं और अगुआ और रहनुमाओं की जिम्मेदारी बनती है कि यदि हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो हम डेमोक्रेसी में इस प्रकार से कार्य करें कि यह बात पूरे विश्व में जानी चाहिए कि डेमोक्रेसी होती है बेस्ट वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेहतर तरीका होती है। तो हमें इस प्रकार का मैसेज देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान, कोरोना पीरियड के दौरान जो अभी आंकड़े जारी हुए हैं, करप्शन इंडेक्स जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, उसमें हम 6 पायदान नीचे चले गए हैं। इस समय दुनिया में हमारा 86वां स्थान है। दुनिया के 180 देशों में हम 6 पायदान नीचे चले गए। वही हमारा पड़ोसी चीन 2 पायदान ऊपर चला गया, उसकी 78th रैंक है, हम 86 रैंक हैं। इसी प्रकार से दुनिया में जो हमारे यहाँ प्रेस है, हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसियां हैं, जो हमारी प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो ऑटोनॉमस है, उसकी जो स्वतंत्रता पर इस प्रकार से जो रैंकिंग जारी की जाती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसके बारे में कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं अपने वीडियो के माध्यम में, वहां पर भी हमारी रैंकिंग रही है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं। यह हमारे लिए गंभीर संकेत है कि हमें जगना होगा, समझना होगा, आगे बढ़ना होगा और तभी हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम रिहाना या फिर ऐसे जैसे सेलिब्रिटी लोगों को अपने देश के माध्यम से, अपनी डेमोक्रेसी के माध्यम से मैसेज दें, यदि तुम्हें देखना हो तो तुम मेरी डेमोक्रेसी को सुंदर वे में देखो, अच्छे तरीके से देखो। और हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए प्रेरक बन सकता है। तुम उदाहरण के रूप में दूसरे देशों को भी दिखा सकते हो। और बहुत से देशों में इस प्रकार का कल्चर है कि वहाँ की सेलिब्रिटीज जो होती हैं वह दुनिया भर के इशूज़ पे अपनी राय रखती हैं, अपने विचार रखती हैं। तो उस प्रकार के लोगों को हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देना होगा। हमें संवाद की जो हमारी परंपरा है, जो हमारी जो डेमोक्रेसी का मूल जड़ है, उसको आगे लाना होगा। हम में तुम में मतभेद हो सकता है, मतों में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन हम अपने देश के अंदर एक नया बॉर्डर, एक नया रास्ता, एक नई बैरिकेटिंग नहीं विकसित करना करेंगे, चाहे वह भौगोलिक बैरिकेटिंग हो और चाहे वह संवाद की बैरिकेटिंग हो। समस्याएं हर देश में होती हैं, हर जगह होती हैं। ज़रूरत है कि वहाँ के नागरिक कितने प्रबुद्ध वर्ग है, कितनी मजबूती से उनका समाधान करते हैं। तो समाधान की तरफ बढ़िए, इस देश को आगे ले जाने के लिए अपना योगदान दीजिए, अपने देश की खूबसूरती को बढ़ाइए। इस देश की जो हमारा गुलदस्ता है, जिनमें तरह तरह के फूल हैं, विभिन्न प्रकार की विचारधारा के लोग हैं, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग को मानने वाले हैं, एक ही धर्म में बहुत सारी शाखाओं को मानने वाले लोग हैं। सबको बराबर उनकी सम्मान मिलना चाहिए, उनको उनका स्थान मिलना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त इस गुजारिश के साथ इस वीडियो से विदा लेना चाहूँगा। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो सकारात्मकता के प्रचार में मेरे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें, अन्य दोस्तों तक पहुँचाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे कि मैं आपकी बातों को समझ सकूं कि कहां तक हमारा आपका संवाद प्रबल है, कहां तक हम आप सहमत असहमत हैं। इन्हीं बातों के साथ आपका दोस्त रसल रघुवंशी विदा लेता है, इस उम्मीद के साथ कि अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। नमस्कार, धन्यवाद।